Students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. Today is 1st of June. The new month has been started and we are going in the same sequence. We are studying human health and disease on this channel, on this platform, and we have discussed a lot of things about the immunity. Now there are so many things are also left out regarding immunity. Let's see what are those topics. एंड प्लीज़ एन्जॉय द लर्निंग द इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करते रहिए. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. आने वाले टाइम में इम्यूनिटी आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपकी अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन है, वो सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं. ठीक है, अपने ऊपर जो कंट्रोल रखना है वो सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि आगे का समय बहुत क्रिटिकल है. ठीक है, तो इसमें वही जीतेगा जो अपने ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा. ठीक, स्टार्ट करते हैं. लेकिन उसके पहले देखो, एक मोटिवेशनल लाइन मैंने कितनी अच्छी लगा रखी है कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है. ठीक है, महानता कभी ना गिरने में नहीं है. जैसे आप बहुत सारे टेस्ट देते हो, ठीक है, अब आप हर एक टेस्ट में अगर पास हो रहे हो, ठीक है, तो वो ठीक नहीं है. लेकिन अगर आप जैसे टेस्ट दे रहे हो, उसमें फेल ले रहे हो, फिर से आप फिर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर कोप अप कर रहे हो, फिर अपने आप को लेके आ रहे हो, ठीक है, और फिर वहाँ पे जीत रहे हो, तो उसमें ज़्यादा है कि अगर आप हर बार गिर कर उठ जाने में हैं. ठीक है, जो महानता है वो हर बार गिर के उठ जाने में. तो बहुत अच्छी लाइन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही होगी आपको. इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. और देखो आज का टॉपिक क्या है. सबसे पहले हम लोग ने इम्यूनिटी के कई सारे टाइप डिस्कस किए थे. इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है. ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स कौन देता है हमारे बॉडी में, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, हाउ दे डू एक्शन, इनका एक्शन कैसे होता है. फिर मैंने आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी बताया था. ठीक है, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं. मेडिकल साइंस में क्या क्या हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं. मैंने आपको ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था कि कितने टाइप के ट्रांसप्लांट होते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी. देखो, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव. नॉट ओनली एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनिटी को दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव. अब देखो, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है. जैसे आपने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रखी है, ठीक है, उसी से थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव. देखो, जैसे कहते नहीं कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कि नहीं है. अगर आप पढ़ने में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है आप खुद इन्वॉल्व हैं कि नहीं है. पैसिवली अगर आप जैसे आप कोई काम पैसिवली करा रहे हो, मतलब किसी और से करा रहे हो, तो वो काम पैसिवली हो जाता है. ठीक है, और एक्टिवली क्या है कि उसमें आप खुद इन्वॉल्व हो गए, तो वो क्या हो गया, एक्टिवली, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली हो गई. समझ में आया. ठीक है, अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है. जैसे आपको बहुत सारे वैक्सीन लगे होंगे. ठीक है, जब आपकी बर्थ हुई होगी तो आपको खैर याद भी नहीं होगा उतना, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े होगे तो आपको पता लगा होगा, हाँ, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या हमारे रिलेशन में जो बेबीज़ बॉर्न हो रहे हैं उनको कोई इंजेक्शंस देते हैं, उनके पेरेंट्स दिलवाते हैं. ठीक है, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको इंजेक्शंस देते हैं, उनको हम वैक्सीन बोलते हैं. ठीक है, तो वो वैक्सीन क्यों देते हैं. जैसे इस टाइम जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन डेवलप हो रही है, ठीक है, जब ये डेवलप हो जाएगी तो लोगों के अंदर जब ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी तो उनको डिज़ीज़ नहीं होगी ना, उनको डिज़ीज़ से बचाने के लिए वो वैक्सीन काम करेगी. तो जब भी वो वैक्सीन क्या होगी, वो वैक्सीन जब हम किसी के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें. जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, इसको कोई डिज़ीज़ नहीं है, अभी इसको कोई डिज़ीज़ नहीं है, नो डिज़ीज़, इसको कोई डिज़ीज़ नहीं है. ठीक है, हम इसको डिज़ीज़ से बचाना चाहते हैं. जैसे अगर इस पर्सन को कोरोना नहीं है और हम चाहते हैं इस पर्सन को कोरोना ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, जस्ट में, हाँ, तब करा सकते हैं. ठीक है, तब हम उसके बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं. अब देखो, वैक्सीन अंदर जाके करती क्या है. वैक्सीन जब जाती है तो बॉडी की जो मेमोरी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती है. ठीक है, वैक्सीन तुम्हें पता है किल्ड पैथोजन होते हैं. जो वैक्सीन होती हैं उनको बुलाते हैं किल्ड पैथोजन, इनएक्टिव पैथोजन. ठीक है, मतलब ये जो पैथोजन के जो पार्ट होते हैं ये डिजीज़ काज नहीं करते हैं. मतलब वैक्सीन मतलब किल्ड पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन या पैथोजन का पार्ट दैट एंटर इन द बॉडी एंड दैट डू नॉट कॉज डिजीज़, वो डिजीज़ काज नहीं करता है.
ठीक है। जब ये बॉडी में जाता है तो ये बॉडी की इम्यूनिटी, मतलब जो लिम्फोसाइट्स की जो इम्यूनिटी है उनको एक्टिव कर देता है। उनको लगता है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने लगते हैं। एकदम वैसे ही जैसे मान लो अगर हमें आपको किसी अटैक से बचाना है, जैसे आपने मॉक टेस्ट सुना होगा, सबसे बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं मॉक टेस्ट का। ठीक है, जैसे आपका मान लो आगे कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, आगे बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले हम क्या करते हैं, आपका प्री बोर्ड लेते हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम। प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्या करता है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपको प्रिपेयर करता है मेन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो जैसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या लेवल होगा, कितने घंटे में सॉल्व करना है, एवरीथिंग यू प्रिपेयर, आप खुद उसके बारे में क्या कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो। तो जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले, वो जान लो एक्टिव है, मतलब वो एक्टिव प्रिपरेशन आपको दे रहा है। ठीक है, जिससे आप खुद प्रिपेयर हो जाते हो कि हाउ यू आर गोइंग टू फेस द बोर्ड एग्ज़ाम। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं, ये तो प्री बोर्ड है, लेकिन इसने आपको एक्चुअल जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर दिया। सेम एज, अब देखो को रिलेट करो, किसी पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं है, नो डिजीज़, किसी पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी आप उसको डिजीज़ से बचाना चाहते हो, यू वांट टू प्रिवेंट। ठीक है, आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो आपने उसके बॉडी में क्या लगा दी, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, किल्ड पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन। जब वो इनएक्टिव पैथोजन जाएगी तो उसको जो बॉडी होगी वो तो एज अ पैथोजन ही ट्रीट करेगी, और बॉडी क्या प्रिपेयर करने लगेगी, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के साथ साथ बॉडीज़ जो है, बॉडी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनमें मेमोरी भी एक्टिव हो जाएगी। समझ में आए? एंटीबॉडीज़ तो प्रिपेयर करेंगे, और उनके पास और क्या हो जाएगी, मेमोरी भी हो जाएगी उस एनकाउंटर की। याद आया ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स में काफ़ी टाइम लगता है और उनमें मेमोरी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में पैथोजन तो है नहीं, तो डिजीज़ काज नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई। अब बॉडी के अंदर क्या प्रिपेयर होने लगी, एंटीबॉडीज़। बॉडी जो है, बॉडी की इम्यूनिटी की हेल्प से एंटीबॉडीज़ क्या होने लगी, प्रिपेयर होने लगी। क्लियर है? अब देखो, इन दैट मीन टाइम, अगर उसी टाइम पे जब एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाएंगी बॉडी में, जब बॉडी की मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करने की कैपेबल हो जाएंगी। अगर मान लो एक्चुअल में कोई पैथोजन अब एंटर करता है, मान लो कोई एक्चुअल में पैथोजन कैरी कर दिया, ठीक है, पैथोजन एंटर हो गया, अब क्या होगा, एक्चुअल में जब पैथोजन एंटर करेगा तो पहले से वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन रही है, वो उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी, मतलब उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी और हमें डिजीज़ नहीं होगी। समझ में आया? तो अब जाके तुम्हें वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि जिन लोगों को वैक्सीन दी जाती है पहले ही, डिजीज़ होने के पहले, इसीलिए वैक्सीन को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, अ मोड ऑफ प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन का मोड है, इसमें हम किसी भी पर्सन को डिजीज़ होने से बचाते हैं। जैसे प्रेजेंट एग्जांपल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, वी डोंट हैव एनी वैक्सीन ऑफ कोरोना, तो वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट द डिज़ीज़। हम उस डिज़ीज़ को क्या नहीं कर पा रहे हैं, लोग अगर किसी को हो जा रही है तो हम उसको मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। समझ में? लेकिन जिस दिन हमारे पास वैक्सीन आ गई तो हम क्या करेंगे, उस वैक्सीन से हम हर एक पर्सन को उसको वैक्सीनेटेड कर देंगे तो उसके बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, होने लगेगी एंटीबॉडीज़। अगर उसके बॉडी में एक्चुअल कोरोना वायरस जब एंटर होगा तो वो उसको डिजीज़ नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया। यही सेम चीज़ अगर देखा जाए तो जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती। जैसे कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स अगर किसी पर्सन को मतलब इनिशियल स्टेज पे हो जाए तो फिर पूरी लाइफ टाइम नहीं होता। मम्स, ठीक है, मम्स बताया था कि ये ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो एक बार हो जाती है तो दोबारा नहीं होती। अब तुम समझ सकते हो कि ये डिजीज़ एक बार हो गई तो दोबारा क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जब इनके वायरस एंटर किए तो लाइव वायरस हैं, इनसे बॉडी फाइट करेगी। अगर बॉडी फाइट कर लेगी तो उसके वो बॉडी क्या बनाने लगेगी, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। ठीक है, और जब फिर से स्मॉल पॉक्स का वायरस एंटर करेगा बॉडी में, तो क्योंकि मेमोरी सेल्स हैं और मेमोरी सेल्स क्या प्रोड्यूस करने लगे, मतलब किस में हेल्प करेंगी, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, क्योंकि उनके पास फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी है। समझ में आया? इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि देयर आर सो मेनी डिजीजेस दोज कॉज वंस बट देयर इज़ नो चांस ऑफ द सेम डिजीज टेक प्लेस इन द सेम बॉडी, ठीक है, एवर, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यहाँ से आप दे सकते हो कि जो बॉडी है वो खुद एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने लगती है। समझ में आया? अब देखो क्लियर हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी समझ में आ गया कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब देखो यहाँ पे देख लो इसको,
दिस इन्वॉल्व द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन's ओन इम्यून सिस्टम लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। यहाँ पे हम खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ प्रोड्यूस बाय क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब जब भी कोई वैक्सीन इंटर करती है, ठीक है, तो वो क्लोनल सिलेक्शन करती है, मतलब बी सेल्स को एक्टिवेट करती है। जब एक्टिवेट करती है तो उसकी मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, उसी को बुलाते हैं हम क्लोनल सेलेक्शन। दिस अकर्स बिकॉज इंटरैक्शन ऑफ एन एंटीजन विद इट्स रिसेप्टर ऑन द लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसका और उन दोनों का इंटरैक्शन होता है। जब इंटरैक्शन होता है तो काफ़ी मतलब सेल डिवीज़न तुम्हें पता है, जैसे ही इंटरैक्शन होगा प्रोलीफरेशन होगा। प्रोलीफरेशन मतलब और ज़्यादा लिम्फोसाइट्स डेवलप होंगी। जैसे मान लो अगर कोई चेक पोस्ट है, वहाँ पे अटैक हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे और सोल्जर्स वहाँ पे बढ़ने लगेंगे जिससे उस अटैक को रोका जा सके। सेम एज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, कि जैसे ही कोई भी एंटीजन रिसेप्टर पे आया, लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट हो जाएंगी सेल डिवीज़न के लिए, सो दैट मोर लिम्फोसाइट्स आर अवेलेबल। अभी बताया ना मैंने, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अवेलेबल होके वहाँ पे उनकी जो इफेक्टर ऑर्गन है, जिस ऑर्गन पे इन्फेक्शन हो रहा है, जिस ऑर्गन पे टारगेट है, ठीक है, उस ऑर्गन में मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। उस ऑर्गन की मतलब बी लिम्फोसाइट्स की मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। अब जब बी लिम्फोसाइट्स के मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है, तो उनको उस एनकाउंटर की जो मेमोरी है वो रिटेन कर जाएंगे। और अगर सेम पैथोजन एंटर किया, याद रखना हमेशा सेम पैथोजन के लिए होगा, ये नहीं आपने वैक्सीन लगाया टिटेनस के लिए और अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो रहा है तो वो उससे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपको पता है जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है, जो आपने सुना होगा कि वैक्सीन दे दी जाती है डिजीज़ होने के पहले। दो टाइप की वैक्सीन दी जाती है, एक डिजीज़ होने के पहले और एक डिजीज़ होने के बाद, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल हैं। जो डिजीज़ होने के पहले दी जाती है वो किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करती है, एक्टिव, क्योंकि वो बॉडी को खुद प्रिपेयर करती है। इसमें हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करके, और जिससे हमें डिजीज़ नहीं होती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार और सुनना, और फिर भी नहीं क्लियर होता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। लेकिन कंफर्म है, कोई लैकुना नहीं छोड़ा मैंने, आपको समझ में ज़रूर आएगा एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके फादर के या आपके मदर के जो आर्म्स होती हैं उस पर आप देखोगे एक साइन देखोगे, उस वहाँ पे एक निशान देखोगे, ठीक है, गोल सा होता है। तो बहुत पहले जो ज़माने की वैक्सीन आती थी, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन की जो वैक्सीन होती थी, ठीक है, वो काफ़ी इस तरह से मतलब सिम्टम्स उनके होते थे, मतलब वो साइन छोड़ जाते थे। अब जो वैक्सीन लगती है, आप देखो हमारे हाथ में, हमारे पैर में कोई ऐसी वैक्सीन का कोई साइन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मेडिकल साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और बहुत मतलब इस टेक्नोलॉजी में वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। समझ में आए, ठीक है। लेकिन वैक्सीन को डेवलप करना बहुत ईजी टास्क नहीं है, आप समझ सकते हो प्रेजेंट सिनेरियो में। क्लियर है, तो ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। अब आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो, अगर मान लो किसी को डिजीज़ नहीं हुई है तब तो आप एक्टिव इम्यूनिटी की हेल्प ले रहे हो, लेकिन अगर मान लो किसी को डिजीज़ हो रही है या होने के चांसेस हैं, तब क्या करोगे? अब तब क्या करोगे आप? एक्टिव इम्यूनिटी अगर डेवलप करोगे तो सोचो क्या होगा। अगर किसी का सपोज़ रोड एक्सीडेंट हो गया, या मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी को अगर स्नेक ने बाइट कर लिया, स्नेक बाइट। अब देखो, स्नेक ने अगर बाइट कर लिया, ठीक है, तो उसके बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, ठीक है। अब जो पॉइजन फैल रहा है तो आप क्या करोगे? आप उसकी बॉडी में वैक्सीन डालोगे, उसकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करोगे। एक्टिव इम्यूनिटी स्टिमुलेट होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज़ बनाएगी। एंटीबॉडीज़ कब बनाएगी? इसका कोई मतलब वो नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 2 दिन में बनाएगी, कि 1 महीने में बनाएगी, 15 दिन में बनाएगी। धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो एनकाउंटर बढ़ेगा, एंटीबॉडीज़ बनाना वो स्टार्ट करेंगे। मतलब इट विल टेक टू मच टाइम। अब सोचो, अगर स्नेक बाइट के केस में आपने एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कराई तो क्या होगा? तब तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, तब तो स्नेक उसको ले गया निगल गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती हैं जहाँ पे हमें एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कराने की नीड नहीं होती है। हमें क्या डेवलप कराने की ज़रूरत होती है? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपने देखा होगा आर्मी के जो मतलब सोल्जर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या करते हैं? उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन जब बहुत एकदम अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं तो उनको क्या भेजते हैं? उनको लड़ाई करने के लिए भेजते हैं। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गई? एक्टिव इम्यूनिटी। हमें पहले से पता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है
हम क्या करते हैं, हम सोल्जर्स को प्रिपेयर करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको सारी नॉलेज देते हैं और वो जाके फाइट करते हैं। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी है, एक्टिव। इसको आप को रिलेट कर सकते हो। एकदम सेम हम क्या करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में भी देखते हैं कि हमने किल्ड पैथोजन को एंटर किया, किल्ड पैथोजन की वजह से जो है बॉडी की जो मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिव हो गई और क्या बनाने लगी, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने लगी, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और वो जो मेमोरी सेल्स हैं वो बाद अगर एनकाउंटर होगा तो वो उसमें हेल्प करेंगी। समझ में? सेम एज़ यहाँ पे भी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं जिससे जब भी अटैक हो तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। क्लियर है? पहला, अगर मान लो अटैक हो गया, अगर कहीं पे अटैक हो गया तो हम क्या करेंगे, चलो भैया सोल्जर्स को कलेक्ट करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको बंदूक चलाना सिखाओ, ठीक है। ऐसा करेंगे कि जो ट्रेंड सोल्जर हैं उनको भेजेंगे, जाहिर सी बात है सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। ट्रेंड सोल्जर्स को भेजेंगे जिससे जल्दी से जल्दी उस पर कॉम्बैट हो सके, जल्दी से जल्दी उस पर हम कंट्रोल कर पाएँ, समझ में आया? ठीक है। तो सेम एज पैसिव इम्यूनिटी भी है वैसे ही, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे डिजीज़ बॉडी में होती है तो हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ भेजते हैं। हम बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर नहीं करते, हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ भेजते हैं। किसी और की बॉडी में एंटीबॉडी को क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे अभी आपने जल्दी में एक थेरेपी के नाम सुना था, प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। ये माना जाता था कि जब किसी को कोरोना होता है तो कोरोना से जब वो रिकवर होता है तो उसके प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो उस डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती हैं। अगर किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के प्लाज्मा को किसी और पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, वो क्या है, वो पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन जब कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी, जब हम उस वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे तो वो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करेगा, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करेगा। समझ में आया? ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, ये वो सक्सेसफुल नहीं रहा। पैसिव इम्यूनिटी में हम ये नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस में कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे इनके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। अब क्लियर हो गया कि व्हेन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिज्म नॉट इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, आर इंजेक्टेड टू अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ अ पोटेंशियल एंटीजन, उसके बॉडी में एंटीजन एंटर हो चुका है। जैसे स्नेक वेनम के केस में, स्नेक बाइट के केस में स्नेक का जो वेनम है वो बॉडी में एंटर हो चुका है, तो वो एक टाइप का क्या है, एंटीजन है। तो हम क्या करते हैं, हॉर्स में, आपको ये प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ कि स्नेक वेनम, एंटी वेनम कैसे बनाते हैं। जो स्नेक का जो वेनम होता है उसको हॉर्स में इंजेक्ट करते हैं। हॉर्स में इंजेक्ट करके जब उसके क्योंकि वो पॉइज़न का इफ़ेक्ट हॉर्स पे नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हॉर्स के जो ब्लड होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडीज़, ठीक है। क्योंकि हॉर्स के जो ब्लड है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडीज़। अब उस एंटीबॉडीज़ से हम क्या बना लेते हैं, एंटी वेनम बना लेते हैं। तो जब भी कोई किसी पर्सन को स्नेक बाइट करता है तो हम उस एंटी वेनम को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल समझ में आया। अगर किसी को रोड एक्सीडेंट हो गया, अब रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके बॉडी में जो वुंड है, जो इन्फेक्शन के चांसेस वो बढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप एक्टिव इम्यूनिटी यूज़ नहीं करोगे, याद रखना। आप हमेशा कौन सी इम्यूनिटी यूज़ करोगे, पैसिव इम्यूनिटी, जहाँ पे इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए हो, ठीक है, जहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए हो, ठीक है। ये शॉर्ट लास्टिंग तो होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है ये शॉर्ट लास्टिंग, लेकिन इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है। वहीं पे एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन रिस्पॉन्स उसका बहुत स्लो आता है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो कौन कौन से केसेस हैं, स्नेक वेनम जो हम बनाते हैं, रेबीज़ के कंडीशन में जो हम वैक्सीन देते हैं वो पैसिव एग्जाम्पल है। टिटेनस जब किसी को होता है, आपने देखा होगा कि जब आपको रस्ट आयरन से कट हो जाता है या टिटेनस के चांसेस होते हैं तो हम एक इंजेक्शन देते हैं, वो भी एक क्या है, टिटेनस टॉक्सिन है, ठीक है। उससे अगेंस्ट में हम पैसिव इम्यूनिटी ही यूज़ करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी यूज़ नहीं करते हैं। कुछ नेचुरल एग्जाम्पल भी हैं। कोलोस्ट्रम, याद होगा आपको कि मदर जो मिल्क होता है, इंटेंस लैक्टेशन जब होता है तो मदर के मिल्क में एक येलो कलर का फ्लूइड आता है जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। इस कोलोस्ट्रम में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी को बचाती हैं डिजीज़ होने से। समझ में आया? इसीलिए कोलोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। और प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा से हम कनेक्ट होते हैं अपने मदर से, फीटस से जो प्लेसेंटा कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा भी बहुत सारी ऐसी सेल्स प्रोवाइड कराता है जिससे फीटस में इम्यूनिटी आती है। और वो किस टाइप की इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो कोलोस्ट्रम अगर हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ये दोनों क्या प्रोवाइड कराते हैं, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। समझ में आया? और याद रखना, कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है।
जैसे आपने सुना, आपने जब याद होगा आपको, आपने भी पोलियो ड्रॉप पी होगी, तो पोलियो ड्रॉप का एक कोर्स होता था कि 3 महीने के बाद फिर से पोलियो ड्रॉप, 3 महीने के बाद फिर से पोलियो ड्रॉप, ठीक है। कुछ वैक्सीन एक बार लग गई तो दोबारा नहीं लगती, क्योंकि वो कुछ ईयर के बाद नहीं होंगी वो डिज़ीज़, समझ में आया। कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जैसे 5 साल या 10 साल एज के बाद वो डिज़ीज़ नहीं होती, तो उनकी वैक्सीन एक बार लगती है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो कभी भी हो सकती है तो उसकी वैक्सीन लगती रहती है, ठीक है, उसको वैक्सीनेशन करते रहते हैं, क्लियर है। तो वैक्सीन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी की जो मेमोरी होती है उसका भी तो एक टाइम पीरियड होता होगा। कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिनके लिए जो वैक्सीन है वो लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ मेमोरी होती है, हमेशा मेमोरी रहती है, समझ में आया। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जहाँ पे मेमोरी रिटेन नहीं कर पाती, तो हमें बार बार वैक्सीन देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पोलियो के केस में ऐसा होता था, ओरल ड्रॉप दिया जाता था, हर 3 महीने या 4 महीने पे दिया जाता था, तो वो कोर्स चलाया गया जिससे मेमोरी सेल्स रिटेन कर पाएँ, क्लियर है। तो हमेशा, जैसे आपने देखा होगा कि जो टेटेनस के जब इंजेक्शन्स लगते हैं तो बोला जाता है अगर आपको 1 महीने तक अगर कोई चोट लगती है तो आपको इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 वीक तक उसकी मेमोरी बॉडी में रहती है, इन स्पाइट दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन उसकी मेमोरी बॉडी में रहती है, समझ में आ गया, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या प्रोवाइड करा रहा है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करा रहा है, और एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब यहीं पे मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखोगे, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी, क्लियर है। देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल फिनिश दिस पार्ट, ये पार्ट ख़त्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टिल देन प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करके जाना। यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें भी आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलेगी। इसीलिए देख रहे हो आजकल सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पे वर्क हो रहा है, इम्यूनिटी पे ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। लोगों की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो वो डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। तो आई एम एंडिंग द सेशन एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।